हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के इस चैनल पे टाइम स्क्वायर ऑनलाइन चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज होगी ये एक्सक्लूसिव फॉर एलटी के लिए होगी, यानी कि टीजीटी या एलटी साइंस के लिए एक्सक्लूसिवली। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं 100% जो मैं इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, इसमें 100% एनसीईआरटी को इंक्लूड करूंगा भाई। ठीक है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने तीन चार बार मैंने क्या किया है, अपना एनसीईआरटी को पढ़ा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। उसके बाद मैं ये वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इस पे मैं जो तैयारी कराऊंगा, एलटी की तैयारी कराऊंगा, और 11-12 मतलब 6 से 12 तक की पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर करूंगा। इसलिए जैसे कि उत्तराखंड में होने वाले पशुधन प्रसार अधिकारी, बंदरोगा, इन पेपरों के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी पे बेस होता है। तो इसलिए आपको अगर एनसीईआरटी कवर करनी है उनके लिए, पशुधन प्रसार अधिकारी, बंदरोगा, उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं 100% इसमें एनसीईआरटी को कवर करूंगा। और इसके अलावा मैं, क्योंकि जो एलटी का पेपर होता है, एलटी साइंस होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि बीएससी लेवल पे भी वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर भी रखूंगा, लेकिन एनसीईआरटी को 100% इंक्लूड करूंगा इसमें। ठीक है, हाँ, और पीजीटी बायोलॉजी वाला अगर कोई स्टूडेंट है, और अगर वो कोई दोस्त है जो पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, प्रवक्ता जीव विज्ञान की तैयारी कर रहा है, और उसको बायोलॉजी, और सॉरी, उसको अगर एनसीईआरटी कवर करनी है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको जेनेटिक्स लिया है। 12th की सेकंड यूनिट जो है वो है जेनेटिक्स, और इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से भी लिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एलटी में बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएससी स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग से लगेंगे आगे आगे के। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के एमसीक्यू रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ये मैंने थोड़ा मेंडल, क्योंकि इनहेरिटेंस जो मेंडल है, मेंडल के पहले के कुछ 2-4 क्वेश्चन है ये उनके पहले के। ठीक है, उसके बाद दूसरा है थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी आता है एग्जाम में। मैंने एमसीक्यू भी पढ़े हैं भाई, उसके बाद मैंने इन क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस के एफ वोल्फ ने दिया था, और इसका जो टाइम पीरियड है आप चाहो तो याद रख लो, कोई जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप अगर इच्छा है तो आप याद रख सकते हो। के एफ वोल्फ, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डालना भूल गया हूँ, एक है थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस। आप लिख देना थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस, वो दिया था डार्विन ने। ठीक है, आगे है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर फिनोमिना, किसने दिया था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपमार्जित लक्षणों की वंशागति, तो ये दिया था लेमार्क ने। ठीक है, ये किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर फिनोमिना लेमार्क ने दिया था, और इनका ये टाइम पीरियड है, आपकी इच्छा है आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके आगे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कई बार पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था, वीजमान ने दिया था, और इनका टाइम पीरियड ये रहा। ठीक है, देखो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में देखो, इन्होंने कहा था कि हमारे शरीर में, हमारा जो बॉडी होती है उसमें दो तरह की सेल्स जनरेट होती हैं। सबसे पहले एक होती है सोमेटिक सेल, और दूसरी होती है जर्म सेल। ठीक है, वीजमान ने कहा था, और वीजमान ने कहा था कि जो सोमेटिक सेल होती है उससे हमारा बॉडी बनती है, शरीर का निर्माण होता है, बॉडी बनती है। और सोमेटिक सेल से बॉडी बनती है, और जर्म सेल जो होती है, जर्म सेल से एग और स्पर्म बनते हैं, यानी कि जनन कोशिकाएं बनती हैं। और उन्होंने कहा था कि जो सोमेटिक सेल होती है उसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं सोमेटोप्लाज्म, और जो जर्म सेल होती है, जो जनन सेल होती है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं जर्म प्लाज्म। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, हाँ, अब आते हैं हम जो जेनेटिक्स, जहां से स्टार्ट होता है हमारी एनसीईआरटी में। ठीक है ना, जेनेटिक्स में ही मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स सभी जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है,
और इनका जो इन्वेस्टिगेशन टाइम है, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन टाइम है 1856 से इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। 1856 से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था और इनका जो बर्थ हुई थी 1822 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 1856 से इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था और इनका जो एक्सपेरिमेंट टाइम है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट टाइम है वो है 1856 से 1863, ये इनका एक्सपेरिमेंट टाइम है, ठीक है। और दूसरा फर्स्ट पेपर वॉज पब्लिश्ड टाइम, पेपर वॉज फर्स्ट टाइम पब्लिश, इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किया था और उसका जो फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था इन्होंने वो 1866 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। दोस्तों ये मेरे नोट्स हैं, देखो, ठीक है ना, ये सारे मेरे नोट्स हैं और मैंने अच्छे से पहले एनसीईआरटी पढ़ा है और इसके बाहर के क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद नोट्स बनाए अपने, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं नोट से वन लाइनर क्वेश्चन को बना रहा हूँ और उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम पेपर जो पब्लिश किया था इन्होंने, फर्स्ट टाइम पब्लिश जो पेपर था इन्होंने जिसमें एक्सपेरिमेंट दिए थे वो था 18, जिसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था उसका टाइटल क्या था, ठीक है। टाइटल था बच्चों एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, द टाइटल ऑफ पेपर, उस पेपर का टाइटल जिनमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब आता है मेंडल चूज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या चुना था, आप सभी जानते हैं गार्डन पी चुना था, ठीक है ना। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। हाँ, यहाँ पर मैंने एक मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मॉर्फोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में मैंने कई एमसीक्यू बुक में ये क्वेश्चन देखा है कि जो पाइसम सैटाइवम होता है इसका जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें पुष्पदल विन्यास क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, तो उसका पुष्पदल विन्यास होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, ठीक है। बताएंगे मैं आगे इस पे, जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वैक्सिलरी अरेंजमेंट कैसा होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो पाइसम सैटाइवम का जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और उसमें जो एस्टिवेशन होता है, जो पुष्पदल विन्यास होता है वो क्या होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है उसमें। आगे देखिए इमैस्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का अर्थ होता है, इमैस्कुलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं दोस्तों, उसमें से अगर मैं एंथर को या मेल पार्ट को, ये एंथर कहते हैं, ठीक है, अगर मैं एंथर को रिमूव कर दूं, एंथर को हटा दूं, तो इस क्रिया को कहते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। और ये इमैस्कुलेशन की क्रिया होती है बिफोर मॉर्निंग 10 o'clock, लगभग सुबह 10 बजे से पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है। और रिमूवल ऑफ मेल पार्ट या रिमूवल ऑफ एंथर एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 पेयर ऑफ करेक्टर इन्होंने लिए थे, ठीक है, और ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, ये तो सबको पता है कि 7 पेयर ऑफ करेक्टर लिए थे, लेकिन इसको किस तरह से इस पर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो देखना है, ठीक है। हाँ, आगे इसको देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, वह कितने क्रोमोसोम पर था, तो 4 क्रोमोसोम पर था भाई, ठीक है। 7 जोड़ी लक्षण थे और उसमें कितने क्रोमोसोम पर था, वो था 4 क्रोमोसोम पर था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये है 7 पेयर ऑफ करेक्टर ऑन पाइसम सैटाइवम। मैंने इसको बहुत अलग मॉडर्न तरीके से बनाया है ताकि इससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं भाई। तो 7 करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है फ्लावर, उन्होंने 7 जोड़ी करेक्टर यानी कि 14 करेक्टर लिए थे, 14 करेक्टर लिए थे जो 7 जोड़ी थे, पेयर में थे। सबसे पहले आता है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसे था, रेड और व्हाइट, कहीं पर पर्पल भी लिखा होता है तो आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है, रेड पर्पल या व्हाइट, ठीक है ना। तो पहला ये फ्लावर के लिए, ठीक है। दूसरा फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है, एक्सियल और टर्मिनल। तो फ्लावर के 2 करेक्टर लिए, 2 पेयर ऑफ करेक्टर लिए थे भाई। फ्लावर के 2 पेयर ऑफ करेक्टर थे, वो क्या थे, एक था फ्लावर कलर और दूसरा था फ्लावर पोजीशन, यानी कि 4 लक्षण थे इसमें,
4 कैरेक्टर थे और 2 जोड़े के दो। अगर आएगा प्रश्न आएगा कि प्रश्न आता है कि मेंडल के 7 जोड़ी विपरीत जो 7 जोड़ी कैरेक्टर लिए थे इन्होंने, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे, उसमें पुष्प पर कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, पुष्प के लिए कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, तो पुष्प के लिए 2 जोड़ी लक्षण थे, ठीक है, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे। और अगर ऐसा आएगा कि कितने कैरेक्टर थे, तो 4 कैरेक्टर थे, रेड व्हाइट और एक्सियल टर्मिनल 4 थे, लेकिन जोड़े में पूछेगा तो 2, फ्लावर के लिए 2 थे भाई केवल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है सीड कलर, जो बीज के लिए आता है। प्रश्न आता है कि मेंडल के जो 7 जोड़ी लक्षण को उन्होंने जो दिए थे, विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण को कहते हैं। विपरीत क्यों कहते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, आगे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो बीज के लिए, ठीक है ना, बीज के लिए भी 2 कैरेक्टर, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे। सबसे पहले था सीड कलर, ठीक है ना, सीड कलर, और सीड कलर था येलो और ग्रीन, और सीड शेप राउंड और रिंकल्ड। यहां पर देखिए भाई, यहां पर सीड, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर और पोजीशन है, ये ध्यान रखना, कलर और पोजीशन। यहाँ पर कलर और यहाँ पर सीड कलर है और सीड के लिए शेप है, पोजीशन नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये तो राउंड और व्रिंकल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है पोड कलर, यानी कि फली का रंग, फली भाई, पोड का मतलब होता है फली। तो फली के लिए भी 2 कैरेक्टर थे, पोड कलर और पोड शेप, ये 2 दिए, याद रखना। यहाँ पर तुम पोजीशन मत लिख देना भाई, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर थे, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, सॉरी, एक था पोर्ट कलर और दूसरा था पोर्ट शेप, और कैरेक्टर कुल कितने थे, 4, और जोड़े में कहेंगे तो 2, ठीक है। तो पोर्ट कलर क्या है, ग्रीन और येलो, ठीक है, और पोर्ट शेप क्या है, इनफ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है ना, ये इसका शेप था। आगे बात करूंगा मैं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जब जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे अच्छे से। उसके बाद प्लांट लेंथ, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास प्रश्न आता है कि मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो थे, उसमें से प्लांट की लेंथ पर कितने कैरेक्टर थे, कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, तो प्लांट की लेंथ पर सिर्फ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर था। और आएगा कि कितने कैरेक्टर थे, तो 2 कैरेक्टर थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था। तो लेंथ के लिए सिर्फ 2 कैरेक्टर थे या 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर था। पोर्ट कलर, पोर्ट के लिए, फली के लिए 4 कैरेक्टर थे या फिर 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, और शेप और कलर, ठीक है ना। सीड के लिए भी 4 कैरेक्टर थे, जो क्या थे, 2 पेयर ऑफ, जोड़े में बोलेंगे तो 2 पेयर ऑफ, 2 जोड़े में। और फ्लावर के लिए भी 2 थे, और जो था कलर और पोजीशन, ये याद रखिएगा। तो हो गया ना 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है ना। और इसमें देखिए ये 14 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आप एलटी लेक्चरर की तैयारी करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेंडल की जब डेथ हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना, तो उनको पता ही नहीं चलता है भाई मैंने क्या डिस्कवरी की है, मतलब कि उनको जो है कि जब वो जिंदा रहते हैं तो उनको जो है कि एक वैज्ञानिक का दर्जा नहीं मिलता है। उनकी जो डिस्कवरी थी उसको बाद में खोजा था, क्योंकि उस समय उसको इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि एक वो नॉर्मल थे भाई, ठीक है ना, नॉर्मल एक पादरी थे वो किसी चर्च में, ठीक है ना, कौन, ये मेंडल, और उन्होंने अपना लेटर भेजा भी था, लेकिन उस पर किसी ने गौर नहीं किया, ठीक है ना, बताऊंगा मैं आगे क्यों नहीं किया, ठीक है ना। और बाद में जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनको नोबेल प्राइज दिया गया, डेथ के बाद। बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट है और उसको जीवन भर पता ही नहीं चलता है कि मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, क्योंकि उसको ये था कि मैंने जो खोजा है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लेकिन आज जो है कि पूरा जेनेटिक्स इसी पर बेस है, ठीक है। बाद में 1900, ठीक है ना, 1900 में मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हुआ भाई, और 3 साइंटिस्ट ने इनका जो भी इन्होंने डिस्कवरी की थी उस पर दोबारा काम करते हैं और ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। ह्यूगो डिब्रीज, कॉल्ट कोरेन, और दूसरा शेयर मार्क। ह्यूगो डिब्रीज, कॉल्ट कोरेन और शेयर मार्क। ह्यूगो डिब्रीज जो थे वो हॉलैंड के थे, और कॉल्ट कोरेन जो थे वो जर्मनी के थे, और ये शेयर मार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको कि ये जो तीनों साइंटिस्ट थे ना, ये एक साथ काम नहीं कर रहे थे, ये हॉलैंड में अपना काम कर रहे थे उसी टाइम पीरियड के दौरान, ये अपने जर्मनी में और ये ऑस्ट्रिया में। लेकिन जब इन सब ने पेपर पब्लिश किए तो सबका रिजल्ट एक जैसा था जो मेंडल ने दिया था। तब जब ये तीनों साइंटिस्ट मिलते हैं और तब ये कहते हैं कि देखो भाई, कि मतलब तीनों ने जो डिस्कवरी की थी और बिल्कुल सही परिणाम, एक ही परिणाम निकली, ठीक है ना। तो इस तरह से रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म होती है, ठीक है ना। और
थैंक यू दोस्तों। आज हमने जो है कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिएगा, अगर आप कुछ कमी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा और अगली वीडियो में थोड़ा और इम्प्रूव करके आऊँगा खुद को, ठीक है। और इसके बाद मैं अगली वीडियो में टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पे बात करूंगा, ठीक है ना। और हम एक सीरीज चलाएंगे और रैंडम क्वेश्चन नहीं लेंगे, जैसे जेनेटिक्स ले रहा हूँ तो पहले जेनेटिक्स पे ही लूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।